देखिए प्रेगनेंसी कैसे ठहरती है, मैंने आपको बताया था कि इंटरकोर्स के बाद में मेल के स्पर्म फीमेल की वेजाइना में एंटर करते हैं। जो स्पर्म का नेचर है वो अल्कलाइन होता है और वो जो वेजाइना का नेचर है वो एसिडिक होता है। तो जब ये एंटर करते हैं तो अल्कलाइन और एसिड जब आपस में मिलते हैं तो सुस्त पड़ जाते हैं ये, क्योंकि ये निष्क्रिय हो जाता है। कुछ 40 करोड़ में से केवल 3 से 4 हजार ही स्पर्म हमारे ओवम तक पहुंचते हैं। ओवम की बात करें तो जैसे यहां से ये हमारा वेजाइना का पार्ट हो गया, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब हो गया, इस तरीके से है ना, ये यूट्रस है और ये वेजाइना का पार्ट है। तो यहां से स्पर्म जब जाएंगे तो फैलोपियन ट्यूब जो है ये ओवरी हो गई, ये ओवरी हो गई। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही जो एग आएगा, यहां से एग जो निकलेगा, ये एग फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। ये फैलोपियन ट्यूब है, यहां से एग इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है, तो यहीं पर ये फर्टिलाइज होगा, है ना। ये यहां से आगे की तरफ बढ़ रहा है। यूट्रस में कभी भी एग फर्टिलाइज नहीं होता है ना। हम आगे देखेंगे कि सेफ पीरियड क्या होता है उसके बारे में, तब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो यहां से स्पर्म निकलेंगे, लगभग 30 से 40 करोड़ स्पर्म पास आउट होते हैं एक बार इजैकुलेशन में, और ये 30 से 40 करोड़ स्पर्म में से केवल यहां पर जो पहुंचेंगे वो 3000 से लेकर 4000 ही स्पर्म पहुंचते हैं। यानी कि ये कितने यहां पर डेड हो जाते हैं, 0.1% ही स्पर्म वहां पहुंचते हैं, है ना। और सारे के सारे यहां पर ये डेड हो जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं, इस एसिडिटी को शांत करने में अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। यानी कि बहुत सारे स्पर्म, करोड़ों की संख्या में, तो क्योंकि ये वेजाइना का जो नेचर है ये एसिडिक है ना, और स्पर्म का नेचर जो है वो अल्कलाइन है। तो ये एसिड को खत्म करने के चक्कर में करोड़ों की संख्या में स्पर्म डेड हो जाते हैं, और जो बचते हैं वो आगे की यात्रा पूरी करते हैं। यहां से एक वेव चलती है, ये यहां से पहुंचते हैं धीरे धीरे इस तरीके से यहां तक स्पर्म पहुंचते हैं। और ये इस एग के चारों तरफ कितने स्पर्म होने चाहिए, कम से कम 3 से 4 हजार स्पर्म होने चाहिए। ये 3 से 4 हजार स्पर्म क्या होते हैं, स्पर्म की अगर हमने पिक्चर देखा था तो इस तरीके के पिक्चर था, इस तरीके का पिक्चर था। तो इसकी नोक पर एक केमिकल रिएक्शन होती है। इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि यहां से केमिकल जनरेट होता है, और ये जनरेट होता है, ये केमिकल ही इस एग की ऊपर की लेयर को गलाएगा, और ये केमिकल रिएक्शन होता है वेजाइना के अंदर। यानी कि कुछ देर यहां पर स्पर्म रुकते हैं, उस रुकने के दौरान में स्पर्म से केमिकल निकलता है, उसकी चोंच पर पहुंचता है, और ताकि कि हम अब वहां पर पहुंचेंगे तो इस ओवम के लेयर को गला पाएंगे। तो यहां पर जितनी देर ये स्पर्म रुके और यहां पर इस केमिकल का प्रोड्यूस होना, ये कहलाता है कैपेसिटेशन। यानी कि कैपेसिटेशन का मतलब कि वेजाइना के अंदर स्पर्म कुछ देर के लिए रुकते हैं, और रुकने का कारण यह है कि यहां पर वो अपने आप को इस एग को फर्टिलाइज करने के लिए तैयार करते हैं। और जिन स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी, यानी कि तंदुरुस्त होंगे, हष्ट-पुष्ट होंगे, तैरना जानते होंगे। हमने पढ़ा था कि एपिडिडाइमस में स्पर्म क्या है, तैरना सीखते हैं, स्विमिंग करना सीखते हैं, ताकि उनको किसी फ्लूइड में कैसे आगे बढ़ना है इसकी जानकारी उन्हें मिल सके। तो स्पर्म यहां से यहां पहुंचते हैं, और ये 3 से 4 हजार स्पर्म में से जैसे ये केमिकल यहां चारों तरफ लग जाता है, ये चारों तरफ से इसे घेर लेते हैं। तो जहां से ये गलती है, जैसे ये गलती है वहां से ही एक स्पर्म अंदर हो जाएगा, और यहां से ये पूरा का पूरा फिर टाइट हो जाएगा। यानी कि फिर एकदम सख्त हो जाती है जिल्द। फिर दूसरा स्पर्म चला जाएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर 2 स्पर्म एक साथ चले गए तो ये क्रोमोसोमल डिजीज हो जाएगी, यानी कि क्रोमोसोम गड़बड़ हो जाएंगे। तो आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनके हाथ पैर कभी यहां लगे होते हैं, किसी के पैर यहां छाती से लगे आते हैं, किसी के 2 मुंह निकल आते हैं, 2 टांग निकल आती हैं। ऐसे जो उल्टे पुल्टे बच्चे पैदा होते हैं, डिफेक्टेड बच्चे पैदा होते हैं, वो तब होते हैं जब 2 स्पर्म एक साथ एंटर कर गए, क्योंकि एग तो एक ही है, स्पर्म 2 चले गए। तो उस कंडीशन में ये डिफेक्टेड बच्चे पैदा हो सकते हैं। हाँ, अगर ये 2 एग होते, मान लीजिए यहां से ही 2 एग निकल जाते और ये दोनों ही फर्टिलाइज हो जाते, तो यहां पर ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं। ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि एक वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकते हैं, है ना। 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों की शक्ल एक जैसी होगी, क्योंकि दोनों ही अलग अलग आइडेंटिटी हैं। हाँ, अगर ये एक एग 2 में डिवाइड हो जाए, ये फर्टिलाइज हो गया, अब ये यहां पर फर्टिलाइज हो गया, और ये धीरे धीरे डेवलप करते करते ये 2 डिवाइड हो जाए, 2 बन जाए, ये तो दोनों ही बच्चे एक जैसे होंगे,
एक ही शक्ल के होंगे, एक ही हाइट के होंगे, बहुत सारी चीजें, वो कहते हैं ना कि जुड़वा वाले, कि वो मारेगा तो उसको दर्द होगा, ये मारे, तो उस तरीके के भी बच्चे हो सकते हैं जब एक ही एग दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक एग दो हिस्सों में डिवाइड हो गया तो एक जैसे, एक ही शक्ल के, एक ही हाइट के, एक ही उसके नैन नक्श के, कि भाई कभी हमने इसको देखा, बहुत सारे ऐसे बच्चे तो इसको देखा या उसको देखो, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्या था। तो वो बच्चे होते हैं जब एक एग से दो बन जाते हैं, वो फर्टिलाइज होने के बाद में, यानी कि जायगोट दो हिस्सों में डिवाइड होता है। अगर दो स्पर्म एक साथ घुस गए तो डिफेक्टेड बच्चे पैदा होंगे। दो एग फर्टिलाइज हुए तो दो अलग अलग बच्चे पैदा होंगे, दोनों लड़की भी हो सकती हैं, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग कहानी है। तो यहां से फर्टिलाइज होने के बाद ये धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। तो कैपेसिटेशन क्या है? कैपेसिटेशन ये पता चला 1950 में मालूम पड़ा कि स्पर्म ऐसे नहीं कि यहां से एंटर करे और तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, उनको अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि अब हम आगे कैसे बढ़े। जैसे युद्ध में भी आपने देखा होगा, सेनाएं क्या करती हैं, एक पड़ाव को पार करके कुछ देर रुकती हैं ताकि जब हम युद्ध के लिए तैयार हों, लड़ने के लिए तैयार हों, तो हमारी तैयारी पूरी हो। अब वो चलते चलते ही खुद थक गए और तुरंत युद्ध में पहुंच जाए तो लड़ थोड़ी पाएंगे युद्ध को। वो क्या करते हैं कि युद्ध अगर परसों होना है तो एक दिन पहले डेरा डाल लेंगे कि भाई हमें वहां जाकर रेस्ट करना है, अपने आप को तैयार करना है, और जब युद्ध होगा तो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। तो ऐसे ही यहां पर ये वेट करते हैं, कुछ देर यहां बिताते हैं, इसी कंडीशन को, इसी स्टेज को यहां पर क्या कहा जाता है? कैपेसिटेशन कहा जाता है, कि अपने आप को तैयार करते हैं इस एग को फर्टिलाइज करने के लिए, है ना। और ये एग फर्टिलाइज होगा तो इसी फैलोपियन ट्यूब में ही होगा, यहां तक ही फर्टिलाइज होगा। इसके बाद अगर एग यहां पहुंच गया, यूट्रस में पहुंच गया, तो ये फर्टिलाइज नहीं होगा, क्योंकि उसको एक ठहराव चाहिए, उसको एक रुकने के लिए जगह चाहिए, और वो कंडीशंस चाहिए, वो जो केवल फैलोपियन ट्यूब में ही उसे मिलेगी। हाँ, अगर ये यहीं पर फर्टिलाइज हो गया और यहीं पर डेवलप करना शुरू कर दे, धीरे धीरे डेवलप करना कर दे, तो फैलोपियन ट्यूब तो भाई इतनी ही चौड़ी है, अब ये धीरे धीरे यहीं पर अटक गया और ये यहीं पर डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है, तो ये माँ के लिए खतरनाक हो जाता है। कहते हैं ना कि हम या तो माँ को बचा सकते हैं, बच्चे को बचा सकते हैं, तो उस कंडीशन में कई बार ये फैलोपियन ट्यूब को भी हमें कट करना पड़ता है, यानी कि बच्चे को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, माँ को नुकसान ना पहुंचे। जब माँ होगी तो बच्चे तो दोबारा भी हो जाएंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब फैलोपियन ट्यूब में ही प्रेगनेंसी ठहर गई, अब वो बच्चा वहां से मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा, एक जगह फंस गई है। तो ये इस तरीके है ना। तो ये कैपेसिटेशन आपको बताया कि फर्टिलाइज करने से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म कुछ देर वेजाइना में समय बिताते हैं और उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं कि जब हम वहां पहुंचेंगे, आधे से ज्यादा खत्म, डेड हो गए, आधे से ज्यादा नहीं, 80% तक खत्म हो जाते हैं यहीं पर, और धीरे धीरे केवल 20% आगे बढ़ते हैं, 10% यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, फिर 10% पहुंचते हैं, 5% यहाँ खत्म हो जाते हैं, फिर केवल 3 से 4 हजार, कहाँ 40 करोड़ पैदा हो रहे थे, यहाँ 40 करोड़ एंट्री हुई थी और यहाँ 4000 ही पहुंचते हैं, है ना। और 4000 में से केवल एक स्पर्म उसको फर्टिलाइज करेगा, बाकी तो भी नष्ट हो जाएंगे, सारे के सारे डेड हो जाते हैं। तो 40 करोड़ में से एक स्पर्म केवल फर्टिलाइज करता है। तो यहाँ तो बड़ा टफ कंपटीशन है, 40 करोड़ में से एक स्पर्म ही यूज होने वाला है ना। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी ठहरती है, यानी कि फर्टिलाइज होकर ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है और यहाँ पर आकर यूट्रस के अंदर ये स्थापित हो जाता है। इसके अंदर की लेयर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम की लेयर इसके लिए स्वागत करती है, ये जब आता है इसकी तैयारी करती है कि भाई अब इसको पोषण मिलना है, इसको ग्लूकोज मिलना है, इसको हार्मोन चाहिए, इसको सारा रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब तैयार करके रखते हैं कौन? यूट्रस की सबसे अंदर की लेयर, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये फंक्शनल लेयर है। अगर ये प्रेगनेंसी ठहर गई, मान लीजिए ये फर्टिलाइज हो गया, तो यहां पर इसकी देखभाल करना शुरू कर देगा, और यहां पर अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये एग जब आएगा तो यहां पर ये यहां पहुंचते ही ये धीरे धीरे रैप्चर होने लग जाता है, यानी कि अब इसका काम खत्म, तो ये फटना शुरू कर देता है। यहां आते आते ये रैप्चर हो जाता है और धीरे धीरे रैप्चर होने के बाद में ये ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है ना। उस ब्लीडिंग के दौरान ये तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, यानी कि ये एग रैप्चर होकर बाहर निकलेगा ही निकलेगा, साथ में जो लेयर तैयार हुई थी इसकी देखभाल के लिए, वो लेयर भी धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाती है। इसी को बोलते हैं कि ये नेक्रोसिस होना, यानी कि गलना, लेयर का गलना। तो ये लेयर भी बाहर धीरे धीरे गलने लग जाती है। इसीलिए ये हर महीने होता है फीमेल्स के लिए, हर महीने पीरियड्स आते हैं 24 से 28 दिन के पीरियड में। तो इसीलिए इस लेयर को, जो अंदर वाली लेयर है जो हर महीने बनती है, इसे हम फंक्शनल लेयर कहते हैं कि इसका फंक्शन है। फंक्शन अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ये धीरे धीरे करके गलकर बाहर आ जाएगी, तो इसे फंक्शनल लेयर के रूप में जानते हैं।